साल था 1919। पहले विश्व युद्ध के बाद जब भारत के लोग आजादी या सम्मान की उम्मीद कर रहे थे, ठीक उसी समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें में एक जहरीला तोहफा फेंक दिया, रॉलेट एक्ट। यह कानून आजादी की उम्मीदों पर जैसे फांसी का फंदा था। पंजाब के कोने कोने में इस कानून के खिलाफ विरोध की आग भड़क उठी, जिसने महात्मा गांधी के अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को पहली बड़ी चुनौती दी। अप्रैल के पहले हफ्ते में यह असंतोष अमृतसर में जन आक्रोश में बदल गया। 10 अप्रैल को हजारों लोग अपने प्रिय गिरफ्तार नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में जनता और भी हिंसक हो उठी। सरकारी इमारतों पर हमले हुए। इस घटना के बाद अमृतसर की कमान क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के हाथ में आ गई। उन्होंने मार्शल लॉ लागू किया और सख्त दमन की घोषणा की। शाम 4 बजे के बाद 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन डायर ने जानबूझकर इस आदेश का प्रचार नहीं किया, खासकर ग्रामीण तीर्थयात्रियों के लिए। 13 अप्रैल वह दिन खुशियों का था। यह सिखों का सबसे बड़ा त्योहार बैसाखी था। दूर दराज के गांवों से हजारों बेकसूर लोग, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जिन्हें शहर के प्रतिबंधों की कोई जानकारी नहीं थी, वे जश्न मनाने और स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने आए थे। शाम होते होते लगभग 20,000 निहत्थे लोग जलियांवाला बाग नामक एक खुली जमीन पर जमा हो गए। यह स्थान चारों तरफ से ऊंची इमारतों की दीवारों से घिरा था और निकलने का रास्ता केवल एक संकरी गली थी। कोई नेताओं के भाषण सुनने आया था, कोई बस आराम करने, लेकिन अनजाने में वे एक मौत के जाल में फंस गए। ठीक शाम 5 बजे बाग के एकमात्र प्रवेश द्वार पर फौजी बूटों की आवाजें गूंजी। जनरल डायर अपने साथ 90 सशस्त्र सैनिकों को लाए, जिनमें गोरखा, सिख और पठान सैनिक थे। उनके पास मशीन गन लगी बख्तरबंद गाड़ियां भी थीं, लेकिन संकीर्ण रास्ते के कारण वे उन्हें अंदर नहीं ला सके। पर डायर को इसकी जरूरत नहीं थी। उनका इरादा तो कुछ और ही था। भीड़ एक पल के लिए सहम गई। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। कोई चेतावनी नहीं, पीछे हटने का कोई मौका नहीं। डायर के मुंह से इतिहास का सबसे नृशंस आदेश निकला, फायर एट विल। जब तक मन करे गोली चलाओ। राइफलें आग उगलने लगीं। लगातार 10 मिनट तक खून की नदी बहती रही। लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। सैनिक भीड़ के सबसे घने हिस्सों और भागने के रास्तों पर निशाना साध रहे थे। एक एक करके लोग जमीन पर गिरते चले गए, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो लोगों ने बाग के बीच में स्थित कुएं की तरफ भागना शुरू कर दिया। यह कुआं, जिसे आज शहीद कुआं कहा जाता है, सैकड़ों लोगों के लिए अंतिम ठिकाना बन गया। गोलियों से बचने के लिए वे एक दूसरे के ऊपर कूदते चले गए। बहुत से लोग गोली लगने से नहीं बल्कि दम घुटने से या कुचलकर मर गए। सरकारी तौर पर इस कुएं से 120 से अधिक शव निकाले गए थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। यह उस त्रासदी का एक अनसुलझा रहस्य है। डायर ने बाद में स्वीकार किया कि उन्होंने गोली केवल इसलिए बंद की क्योंकि उनका गोला बारूद लगभग खत्म हो गया था, न कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए। नरसंहार के बाद डायर अपनी सेना के साथ चले गए। उन्होंने घायलों को कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी। इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ को और भी सख्ती से लागू किया गया, जिसमें सार्वजनिक अपमान और बेंत मारने की सजा दी गई। सरकारी आंकड़े में मरने वालों की संख्या केवल 379 बताई गई, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जांच के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी। इस क्रूरता के बावजूद ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक धड़े ने डायर को पंजाब का रक्षक कहा और उनके समर्थन में फंड जुटाया गया। यह औपनिवेशिक अहंकार का सबसे शर्मनाक उदाहरण था। लेकिन जलियांवाला बाग का यह रक्तपात भारत के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर नहीं कर पाया, बल्कि उसे एक नई मजबूती दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जो ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय जनता के अंतिम अविश्वास को दर्शाता है। और उस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखने वाला एक युवा ऊधम सिंह
ने प्रतिशोध की कठोर शपथ ली। ऊधम सिंह ने पूरे 21 साल तक अपनी प्रतिज्ञा को जिंदा रखा। दुनिया के कई हिस्सों में भटकने के बाद वे लंदन पहुंचे। 1940 की 13 मार्च को उन्होंने कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर, जो इस नरसंहार के मुख्य समर्थक थे, को गोली मारकर अपना प्रतिशोध पूरा किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया, जो भारत के 3 मुख्य धर्मों की एकता का प्रतीक था। जलियांवाला बाग का बदला उन्होंने अपने हाथों से लिया। जलियांवाला बाग आज महज एक उद्यान नहीं है। इसकी हर दीवार पर लगे गोलियों के निशान, शहीद कुएं की गहराई और अमर ज्योति हमारे राष्ट्रीय चेतना का एक पवित्र दस्तावेज है। यह केवल अतीत की क्रूरता का गवाह नहीं है, बल्कि आजादी के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान और औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध का प्रतीक है। उस दिन की मार्मिक घटना ने भारत को एक नए रास्ते पर डाल दिया, वह रास्ता जो स्वतंत्रता की सुबह पर जाकर खत्म हुआ।